बाहर आई तो एक नौकरानी ने उसे देखा। उस नौकरानी ने फना को देखते हुए कहा, मैम, क्या मैं आपके लिए ब्रेकफास्ट लगा दूं? यह सुनकर फना ने कहा, ब्रेकफास्ट? क्या सुबह सुबह कुछ मिल सकता है खाने के लिए? उस नौकरानी ने अपना सर हाँ में हिलाते हुए कहा, ऑफ कोर्स मैम, आप सिर्फ 20 मिनट वेट करिए डाइनिंग टेबल पर, हम अभी आपके लिए कुछ लेकर आते हैं। यह सुनकर फना ने अपना सर हाँ में हिलाया और फिर डाइनिंग टेबल पर जाकर वह अपना फोन चलाने लगी। फना रील्स को स्क्रॉल करते हुए यही सोच रही थी कि क्या उसे भी रील पोस्ट करनी चाहिए किसी सोशल प्लेटफॉर्म पर। 20 मिनट के अंदर खाना फना के सामने रख दिया गया था। उस खाने को देखकर तो फना के मुंह से लाल टपकने लगी। उसकी उसके बाद वह अपने छोटे छोटे हाथों से खाना स्टार्ट कर देती है। वही विक्रम का लेफ्ट हैंड विक्रांत अंदर आ रहा था। उसने जैसे ही डाइनिंग टेबल पर फना को देखा, वह अपनी गन पर हाथ रख उसकी तरफ बढ़ने लगा, क्योंकि इस वक्त उसके दिमाग में फना को शूट करने का ख्याल आ रहा था। फना डर गई। विक्रांत फना के पास आया और उसे घूरने लगा। फना उसकी आंखों में देख भी नहीं पा रही थी। इतना डरावना था ये शख्स। फना ने विक्रांत को एक नजर देखा और फिर दोबारा खाने लगी। विक्रांत खुद से ही बोल रहा था, आखिर बॉस को इस हड्डियों के ढांचे वाली लड़की में क्या पसंद आ गया? इसके पास तो ना ही सेडक्टिव बॉडी है और यह तो इस लायक भी नहीं है कि बॉस इसके आसपास घूम भी सके। ये बॉस के बिस्तर पर कैसे पहुंची? जरूर इस लड़की में गड़बड़ है। फना ने देख कि विक्रम उसे लगातार घूर रहा है तो उसने धीरे से कहा, सर, अगर आपको भूख लगी है तो आप खा ले। आप लगातार मेरा खाना क्यों घूर रहे हैं? विक्रांत ने फना को सुना तो उसने गुस्से से कहा, कौन हो तुम और मेरे बॉस की जिंदगी में क्यों आई हो? फना ने जैसे ही यह सुना, वह कंफ्यूज हो गई। उसने अपनी गन निकालकर फना के फोन पर पॉइंट कर दी। वह बहुत गुस्से में था। फना की आंखों में आंसू आ गए। अब वह बिना सोचे समझे जोर से चिल्लाई और अपनी जगह से खड़ी हो गई। सर सर करते हुए वह विक्रम के रूम की तरफ भागने लगी। फना एकदम से विक्रम के ऊपर कूद गई और उसे लिपटे हुए उसने रूम के दरवाजे की तरफ देखा। फना थर थर कांपने लगी। सर, वो मुझे मार डालेगा। विक्रम उठ गया था। वह खुद ही उठकर बैठ गया। उसने कुछ मिनट तक फना को रोते हुए देखा और फिर उसे अपनी गोद में बैठा लिया और बोला, किससे इतना डर रही हो तुम? फना विक्रम से लिपटते हुए बोली, सर सर, वो, उसके हाथ में गन भी है, मुझे बचा लीजिए। विक्रम ने दरवाजे की तरफ देखा और बोला, वहां कोई नहीं है। सर, वहां पर है। अभी अभी उस आदमी ने मुझे मारने की कोशिश की। सर, प्लीज मुझे यहां से ले चलिए, मुझे बहुत डर लग रहा है। विक्रम ने देखा कि फना कैसे उस पर चढ़कर बैठी हुई है। ये देखकर उसने फना को चूम लिया। विक्रांत ने जब फना को धमकाया था, तब फना इतना ज्यादा डर गई थी कि वह विक्रम के ऊपर कूद गई थी और उससे लिपट गई थी। वह बार बार विक्रम से यही बोल रही थी कि वह मुझे मार डालेगा, मुझे बचा लीजिए सर। पर विक्रम यह सोच रहा था कि किसकी इतनी हिम्मत कि उसके ही अड्डे पर उसकी औरत को धमका रहा है। विक्रम ने फना को किस किया और उसके बाद उसके चेहरे को सहलाते हुए बोला, डोंटी स्क्वायर्ड, मेरे होते हुए तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। विक्रम के शब्दों को सुनकर फना ने कांपते हुए कहा, लेकिन सर, उस आदमी ने ना मेरे फोन पर गन को रख दिया था और मुझसे कहा कि मैं कौन हूँ। फना विक्रम से विक्रांत की शिकायत कर रही थी। विक्रांत समझ गया था कि जरूर यह उसके ही आदमी में से किसी एक का काम है, क्योंकि उसकी परमिशन के बिना यहाँ पर एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। कोई अनजान शख्स कदम भी नहीं रख सकता। विक्रम की आंखें सर्द हो गईं। उसने फना को देखा और फिर बोला, तुम रेडी होकर कहाँ जा रही थी? फना ने सर नीचे करते हुए कहा, सर, मैं ब्रेकफास्ट कर रही थी और उसके बाद मैं होटल जाने वाली थी। मैंने आपको जगाकर बताया भी तो था, पर आप बहुत गहरी नींद में थे। मैंने आपको किस भी किया था सर, क्या आपको बिल्कुल भी याद नहीं? फना विक्रम से सवाल पूछती है। विक्रम ने फना को देखते हुए कहा, तुमने मुझे किस किया जब मैं नींद में था? इस पर फना अपना सर हाँ में हिला देती है। विक्रम उसे अपने नजदीक कर लेता है और उसके गालों को सहलाते हुए बोला, क्या तुम्हारी बॉडी पहले से बेहतर फील कर रही है? क्या आज भी तुम्हें डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है?
फना ने अपना सर ना में हिलाते हुए कहा, सर, मैंने मेडिसिन्स अपने पर्स में रख ली है और मैं इन्हें टाइम पर ले लूंगी। पर सर, मैं यहाँ से बाहर कैसे जाऊंगी? वह आदमी अभी भी बाहर खड़ा होगा और मुझे मार डालेगा। विक्रांत की वह डरावनी आंखों को याद करते हुए फना बोल रही थी। उसे वाकई में बाहर जाने से अब डर लग रहा था। विक्रम बेड से खड़ा हुआ। फना ने विक्रम को देखा। विक्रम अब भी उसके सामने निर्वस्त्र था। विक्रम को ऐसे देखकर फना शर्मा जाती है और अपनी नजरें इधर-उधर करती है। विक्रम के फेस पर नॉटी स्माइल आ गई और उसने टॉवल अपनी कमर पर होल्ड कर लिया। फिर फना को अपने पास खींचते हुए बोला, चलो बाहर चलते हैं। मैं भी देखना चाहता हूं कि मेरे होते हुए तुम्हें कौन हाथ लगाता है। फना भी विक्रम को पकड़कर लटक जाती है और डरते हुए बोली, सर, प्लीज, मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। विक्रम ने फना की कमर को अपने हाथों में पकड़ लिया और फिर उसे लेकर बाहर आया। विक्रम ने अपनी सरसरी नजर चारों तरफ घुमाई। विक्रम ने फना को देखते हुए कहा, यहाँ पर कोई भी नहीं है, किसी से डर रही हो तुम? फना ने चौंकते हुए उस तरफ देखा तो वहां पर वाकई में कोई नहीं था। फना ने धीरे से कहा, लेकिन सर, वह अभी यहीं पर था, वह मुझे मार डालेगा। विक्रम इतना तो समझ गया था कि यह उसके ही आदमियों में से किसी एक का काम है, पर वह फना से कुछ भी नहीं बोलता है। उसने फना के गालों को खींचते हुए कहा, जाकर तुम ब्रेकफास्ट करो। नहीं सर, मैं नहीं जाऊंगी। आप भी मेरे साथ चलिए, वह फिर से आ गया तो? फना विक्रम के ऊपर और ज्यादा चढ़ गई थी, जिसे देखकर विक्रम ने गहरी सांस छोड़ी और फिर सोचने लगा कि वह इस लड़की की बात क्यों मान रहा है। विक्रम गुस्से में आकर फना को डांटना चाहता था, लेकिन जब उसने उसकी आंखों को देखा जो आंसुओं से भरी हुई थी, ये देखकर उसने फना को नहीं डांटा। वह उसे लेकर डाइनिंग टेबल पर आ गया। विक्रम ने फना को डाइनिंग टेबल पर बैठाते हुए कहा, ब्रेकफास्ट करो। फना की सारी भूखी मर गई थी डर की वजह से, पर फिर भी उसे एनर्जी तो चाहिए ही थी और खाने को देखते ही वह सारा डर भूल गई और चुपचाप खाने लगी। विक्रम उसे देख रहा था और बस एकटक देखे ही जा रहा था। फना के मुंह से खाना गिर गया और उसने हड़बड़ाते हुए विक्रम की तरफ देखा। यह देखकर विक्रम के होठों के कोने मुड़ गए, लेकिन तुरंत उसके एक्सप्रेशन बदल गए। उसने फना को घूरते हुए कहा, तुम्हें खाने के मैनर्स भी नहीं है? सॉरी सर, मैं इसे अभी साफ कर देती हूँ। ऐसा बोलते हुए वह खड़ी हो गई। विक्रम ने उसे डांटते हुए कहा, हमेशा खाना फिनिश करके ही अपनी जगह से उठा जाता है। विक्रम की डांट सुनकर फना वापस से चेयर पर बैठ गई और चुपचाप खाने लगी। वह मन ही मन बड़बड़ाने लगी, कभी बोलते हैं कि इसे साफ करो तो कभी बोलते हैं कि खाना खाकर उठाना चाहिए। मैं मासूम सी जान, क्या करूंगी? वहीं विक्रम ने जब फना को बड़बड़ाते हुए सुना तो उसने गुस्से से कहा, तुम मन ही मन क्या बोल रही हो? फना ने हड़बड़ाते हुए कहा, सर, मैं तो ये सोच रही थी कि वह कहाँ चला गया आदमी जो मुझे धमका रहा था और मुझे बोल रहा था कि तुम कौन हो? कहीं वह आपके जाने के बाद फिर से आ गया सर? तो फना इतनी मासूमियत से यह बोलती है कि विक्रम एकटक उसे देखने लगता है। थोड़ी देर के बाद वह फना को अपने पास खींच लेता है, जिससे फना को कुछ चुभने लगा। फना शर्मा जाती है और सर नीचे झुकाते हुए वह धीरे से बोली, सर, आपको जाकर फ्रेश हो जाना चाहिए, आपकी बॉडी बहुत गर्म है। उसे चुभने लगा और वह शर्माकर सर नीचे झुका लेती है। विक्रम फना की शर्ट के अंदर अपना हाथ डालते हुए बोला, तुम्हारी वजह से हो रहा है यह, मुझे खुश करने के लिए तुम्हें कुछ करना चाहिए। विक्रम फना के कान में फूंक मारते हुए बोला। इस पर फना कुछ भी नहीं बोलती। उसने धीरे से कहा, सर, मुझे जाना होगा, मैं लेट हो जाऊंगी। विक्रम ने गुस्से में फना की कमर पर जोर से पिंच किया। फना ने उछलते हुए कहा, सर, प्लीज मान जाइए, मैं रात में आकर आपको खुश करूंगी, पर अभी मेरे पास टाइम नहीं है। विक्रम ने फना को देखते हुए कहा, क्या वह होटल का मैनेजर तुम्हारे लिए इतना इम्पोर्टेंट है? यह सुनकर फना ने धीरे से कहा, सर, मैं वहां पर काम करती हूँ। अगर मैं टाइम पर नहीं पहुंचूंगी तो बहुत गुस्सा भी करेंगे और मुझे काम से भी निकाल देंगे। तुम्हें काम करने की जरूरत क्या है? अब तुम मेरे पास रहो और तुम्हें जरूरत का हर सामान यहाँ पर मिल जाएगा। फिर तुम्हें अब नौकरी क्यों करनी है?
विक्रम के सवाल पर फना ने विक्रम से दूर होते हुए कहा, सर, हमारे बीच सिर्फ 1.5 साल का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है और आपने उसके बदले मुझे 20 लाख रुपए दिए हैं। मैं आपकी शुक्रगुजार हूं सर कि आपने जब मुझे बहुत जरूरत थी तब मेरी मदद की और मैं आपके साथ जब तक रहूंगी जब तक ये कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं हो जाता। पता नहीं क्यों, लेकिन विक्रम को ये सुनकर इतना तेज गुस्सा आया था कि उसने फना की बाजू कसकर पकड़ ली। फना की दर्द से आह निकल गई। सर, ये क्या कर रहे हैं आप? दर्द हो रहा है, छोड़िए मुझे। विक्रम ने दांत पीसते हुए फना को अपने करीब किया और उसके बाल पकड़ लिए। वह गुस्से में बोला, मैंने तुम्हें जो 20 लाख रुपए दिए, क्या तुमने वह पूरे खर्च कर दिए? फना ने दर्द से कराहते हुए कहा, सर, वह तो मैंने डॉक्टर को दे दिए थे और अपने भाई की दवाइयां के लिए मुझे काम करना ही होगा। मैं आपसे और मदद नहीं ले सकती हूँ, वरना कॉन्ट्रैक्ट बढ़ जाएगा। फना ने अभी इतना ही कहा था कि उसके गाल पर एक जोरदार तमाचा पड़ा, जिससे वह जमीन पर गिर गई। फना की चीख निकल गई। वह अपना सर घुमाकर उसे तरफ देखती है तो यह थप्पड़ उसे किसी और ने नहीं, विक्रम ने मारा था। फना की आंखों में आंसू आ गए और उसने गाल पर अपने हाथ रख लिया। उसका गाल से लावा निकल रहा था। फना के होठों पर कट भी लग गया। उसको यकीन नहीं हो रहा है कि विक्रम ने उसे थप्पड़ मारा, पर उसने ऐसा भी क्या कर दिया कि सर को इतना गुस्सा आ गया। फना का सिर घूम गया था। कुछ पल के लिए तो उसे कुछ समझ नहीं आया। विक्रम ने गुस्से से अपने कदम कमरे की तरफ बढ़ाते हुए कहा, दफा हो जाओ यहां से। फना डर गई और जल्दी से खड़ी हुई। उसने अपना पर्स उठाया और वहां से भाग गई। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। आखिर विक्रम ने उसे थप्पड़ क्यों मारा? उसकी गलती क्या थी? फना बिल्कुल भी समझ नहीं पा रही थी। पर उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था और अब वह यहाँ से इतनी दूर भाग जाना चाहती थी कि विक्रम उसे ढूंढ ना पाए। विक्रम गुस्से से कमरे में गया और उसने धड़ाम से दरवाजा बंद किया। विक्रम सीधा बाथरूम में गया और वहां पर जाकर उसने गुस्से में वॉल पर 2-3 बार 5 मरे और जोर से चिल्लाया, तुम्हें आजादी चाहिए मुझसे, मैं दूंगा तुम्हें वह आजादी। फना ऑटो में बैठी बैठी आंसू बहा रही थी और अपने गाल पर रूमाल रखकर दर्द को कम कर रही थी। विक्रम के उंगलियों के 5 निशान उसके गालों पर छप गए थे। फना के होंठ कांपने लगे। ओन ऑटो वाले ने जब फना की यह हालत देखी तो उसने उससे सवाल किया, मैम साहब, आपको क्या हुआ है? आप रो क्यों रही है? आपके घर वालों ने आपको मारा है क्या? देखिए, घर वाले तो हम पर गुस्सा करते ही हैं, पर वह हमारे अच्छे के लिए ही करते हैं ये। फना ने ऑन्टो वाले को देखा, पर कुछ बोली नहीं। फना ऑन्टो से उतर गई और उसने ऑन्टो वाले को पैसे दिए। फना ने अपने आंसू पोंछे और होटल के अंदर चली गई। फना सबसे पहले मैनेजर के पास गई उसे इन्फॉर्म करने के लिए। मैनेजर ने फना को देखा तो वह गुस्से से उससे बोला, रिजाइन देने आई हो तुम? इस पर फना ने सर नीचे करते हुए कहा, आई एम सॉरी सर, मैं दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं करूंगी। मैं पहले ही आपको इन्फॉर्म कर दिया करूंगी। अगर मुझे नहीं आना होगा तो। मैनेजर ने फना को ऊपर से नीचे तक देखा। तभी उसकी नजर फना के गाल पर गई, जिस पर उंगलियों के 5 निशान छपे हुए थे और उसका गाल सूज गया था। ये देखकर मैनेजर की आंखें सिकुड़ गईं। उसने फना से और कोई सवाल नहीं किया। फना जाकर अपने कपड़े चेंज करती है और अपने काम में लग गई। काम होटल में ज्यादा था, क्योंकि जल्दी ही यहाँ पर एक लग्जरियस ग्रैंड पार्टी होने वाली थी और स्पेशल गेस्ट ने पूरा होटल बुक कर लिया था। एक भी गलती अफोर्ड नहीं कर सकते थे वह सब, इसलिए सब केयरफुली काम कर रहे थे और मैनेजर खुद उनके काम पर अपनी नजर रख रहा था, क्योंकि अगर एक भी गलती हुई तो मैनेजर के ऊपर ही सारा भांडा फूट जाएगा और जो गेस्ट इस होटल में आने वाले हैं उनको नाराज करना वह अफोर्ड नहीं कर सकते। वह चाहते थे कि उनके गेस्ट खुश होकर यहाँ से जाए ताकि उनके होटल की रेटिंग बढ़े, जिससे उनके होटल को बेनिफिट होगा। फना अभी शादी की तरह काम में बिजी हो गई थी और उसने अपना फोन उठाकर नहीं देखा। फना के दोस्त का कॉल आया था, पर फना ने उसके कॉल को अवॉइड कर दिया। फना पूरा दिन काम में बिजी थी और देखते ही देखते शाम हो गई। रोज की तरह फना ने आकर अपनी कॉफी पी। जब वह वहां से जाने लगी तो मैनेजर वहां पर आ गया।
मैनेजर के वहां पर आने से फना उठकर जा नहीं पाई। मैनेजर ने फना से पूछा कि तुम्हारे गाल पर उंगलियां को निशाना क्यों है? इस पर फना ने अपने गाल को छुआ और धीरे से बोली, सर, वह इतना बोलने के बाद वह क्या ही बोलती, उसे बिल्कुल भी नहीं पता था। मैनेजर ने फना से कहा, तुम्हें डॉक्टर के पास जाना चाहिए, तुम्हारा गाल सूख चुका है। मुझे लगता है कि तुम्हारी मसल्स डैमेज ना हो गई हो, एक बार जाकर तुम डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करना। फना ने मैनेजर को तरफ देखते हुए थैंक यू कहा और फिर उठकर वहां से चली गई। फना आज बार नहीं जाना चाहती थी, इसलिए वह निशु के घर पर पहुंच गई। वहां पर पहुंचकर उसने अपने कपड़े चेंज किए और कुकिंग करने लगी। अभी उसे विक्रम का कोई मैसेज नहीं आया था। फना चाहती थी कि आज विक्रम का कोई मैसेज आए भी ना, क्योंकि विक्रम ने आज उसे थप्पड़ मारा था, जिससे फना बहुत डर गई थी उसके करीब जाने से। निशु जब आई और उसने जब फना को अपने कमरे में देखा तो वह खुश हो गई। उसने जाकर फना को हक करते हुए कहा, फना, कहाँ थी तू? फना ने जैसे ही अपना चेहरा निशु की तरफ किया, ये देखकर निशु ने जल्दी से उसकी गाल पर हाथ रखा और बोली, ये किसने किया? फना ने सर नीचे कर लिया और धीरे से रूंधी आवाज में बोली, सर ने मुझे थप्पड़ मारा। फना के शब्दों को सुनकर निशु ने गुस्से से कहा, लेकिन क्यों? वह आदमी खुद को समझता क्या है? अगर उसने पैसे दिए हैं तो तुम भी तो उसे अपनी बॉडी देती हो यूज करने के लिए। तुम पर हाथ उठाने का हक उसे नहीं है। फना ने निशु का हाथ पकड़ते हुए कहा, निशु, मैंने उनसे कॉन्ट्रैक्ट किया है और पूरी तरीके से उन्हें खुद को सौंप दिया है। इसका मतलब यह नहीं है कि वह आदमी तुझे मारेगा, पिटेगा और तू वह टॉर्चर बर्दाश्त करेगी। तुम दोनों के बीच में सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, फिजिकल रिलेशनशिप को लेकर। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं हो तुम, ना ही हस्बैंड एंड वाइफ हो। उसका तुम पर कोई हक नहीं है, क्योंकि तुम दोनों के बीच में सिर्फ एक डील हुई है। और इस डील का मतलब यह है कि तुम अपनी जिंदगी में जो चाहे कर सकती हो। वह आदमी कोई नहीं होता तुम पर हाथ उठाने वाला। निशु बहुत गुस्से में थी। फना ने सर नीचे करते हुए कहा, निशु, गुस्सा मत कर। शायद सर को कोई मेरी बात बुरी लग गई होगी, इसलिए उन्होंने थप्पड़ मार दिया। मुझे आदत है इन चीजों की। इधर बार का मैनेजर बहुत गुस्से में था। वह फना को कुछ बोल भी तो नहीं सकता कि यह लड़की क्यों नहीं आ रही, क्योंकि उसके सर के ऊपर विक्रम भारद्वाज का हाथ था। इस लड़के की अकड़ दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। उसे इसे कोई सबक सिखाना ही पड़ेगा और उसकी औकात दिखानी पड़ेगी। कल भी वह 2 कौड़ी की थी और आज भी उसकी हैसियत सिर्फ 2 कौड़ी की है। फना इधर निशु के साथ बैठकर बातें कर रही थी और खाना खा रही थी। डिनर करने के बाद वह दोनों वॉक के लिए नजदीक के पार्क में चली गई। वहां पर वह दोनों वॉक करते हुए अपने पुराने दिनों को याद कर रही थी। निशु की फैमिली में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी। निशु को अपने घर पर थोड़े पैसे भेजने थे और पहले ही वह सारे पैसे ले चुकी थी। वह थोड़ी परेशान थी, इसलिए फना उसका हाथ पकड़कर चलते हुए उसे यह बोल रही थी कि तुम फिक्र मत करो, मैं कहीं ना कहीं से पैसों का अरेंज कर लूंगी। यह सुनकर निशु ने फना से कहा, फना, इसकी कोई जरूरत नहीं है। तुम ऑलरेडी इतनी बड़ी प्रॉब्लम में हो। तुम्हारा भाई हॉस्पिटल में एडमिट है और उसके लिए ही पैसे तुम बहुत मुश्किल से लेकर आती हो। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे भाई की दवाई के लिए तुम्हें रोज बहुत मेहनत करनी पड़ती है और इन चीजों के लिए मैं तुम्हें प्रॉब्लम में कभी नहीं डालूंगी। तुम मेरी दोस्त हो, तुम कितनी बड़ी प्रॉब्लम से गुजर रही हो, मैं अच्छे से जानती हूँ। तुम्हें रोज खुद को एक शख्स को सौंपना पड़ता है, ना चाहते हुए भी उसके साथ बिस्तर गर्म करना पड़ता है। फना की आंखें नम हो गईं और उसने निशु से कहा, निशु, डोंट वरी, ये मेरी जिंदगी है और मैंने इसे एक्सेप्ट कर लिया है। शायद यही मेरी हकीकत है और मैं वह दिन नहीं भूल सकती जब मेरे पास 1 रुपया भी नहीं होता था खाने के लिए। रेंट देने के लिए मेरे पास पैसा नहीं था, तब तुम थी जिसने मेरा रेंट पर दिया, मुझे खाने के लिए खाना दिया और आज जब तुम मुसीबत में हो तो मैं तुम्हें कैसे अकेला छोड़ सकती हूँ। तुम मेरी बहुत अच्छी दोस्त हो निशु, तुम फिक्र मत करो, कहीं ना कहीं से पैसे का इंतजाम हो ही जाएगा। मैं अपने बॉस से एडवांस के लिए बात करूंगी, वह बहुत अच्छे हैं, शायद मान भी जाए। निशु फना को देखते हुए बोली, फना, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है।
अगर पैसों का इंतजाम नहीं होता है तो तुम निराश मत होना, पर अगर तू मेरी मदद करना चाहती हो तो मैं तुम्हें रोकूंगी भी नहीं, क्योंकि इस दुनिया में तुम्हारा कोई नहीं है, तो मेरी भी हमदर्द सिर्फ तुम ही हो। तुमसे ही मैं रो सकती हूँ, तुमसे ही अपनी फीलिंग शेयर कर सकती हूँ। शायद मेरी फैमिली ने भी मुझे कभी इतनी अहमियत नहीं दी। उन्हें तो सिर्फ पैसे चाहिए और इसी के लिए उन्होंने मुझसे रिलेशन रखा है। जिस दिन मैंने उन्हें पैसे देना बंद कर दिया, उस दिन ही वह सारे रिश्ते तोड़ देंगे मुझसे। फना ने निशु को देखते हुए कहा, निशु, डोंट वरी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम इतना नेगेटिव क्यों सोच रही हो? तुम्हारी फैमिली है, तुम्हारे पेरेंट्स तो है ना तुम्हारे पास। भले ही वह तुमसे प्यार नहीं करते, लेकिन कभी तो उन्हें एहसास होगा कि तुम उनके लिए क्या क्या करती हो। निशु ने इमोशनल होकर कहा, फना रहने दे, बचपन से सब कुछ सहती आई हूँ और आज भी बस मुझे सहना ही है। मॉम का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था और डेड ड्रिंक करते थे। कभी किसी ने हमारी कदर नहीं की। मैं सिर्फ अपने छोटे भाइयों के लिए घर पर पैसे देती हूँ। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि मेरे पेरेंट्स इस दुनिया में हैं या नहीं। काश वो नहीं होते तो मुझे तसल्ली तो रहती। निशु के मन में अपने पेरेंट्स के लिए बहुत नफरत थी, इतनी नफरत कि वह चाहती थी कि वह मर जाए। फना ने निशु को समझाते हुए कहा, निशु, तुम यह गलत सोच रही हो। वह तुम्हारे पेरेंट्स है, तुम सोच भी नहीं सकती कि अगर पेरेंट्स का हाथ सर पर ना हो तो दुनिया कैसे फायदा उठाती है। हमारी कोई पहचान नहीं रह जाती, कोई नहीं होता हमारे आंसू पोंछने के लिए। निशु ने फना को देखते हुए कहा, फना, तुम्हारी तरह मेरे पेरेंट्स नहीं हैं। वह मुझे बिल्कुल भी प्यार नहीं करते, टॉर्चर करते हैं मुझे, मेंटली और फिजिकली। मैं जानती हूँ कि मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए, लेकिन मैंने रात रो रो कर निकाली है। मेरी मॉम का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था और इसी के चलते वह मुझे टॉर्चर करती थी। तुम सोच भी नहीं सकती कि मैंने क्या क्या टॉलरेट किया है। चलो छोड़ो, हम इस बात में बात ही नहीं करनी चाहिए। नीशू ने बात टालते हुए कहा, फना, मेरी लाइफ थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है। तेरी जिंदगी में पहले से ही इतनी सारी प्रॉब्लम है और मैं नहीं चाहती कि तू और स्ट्रेस ले। आज तुझे चैन की नींद लेनी चाहिए। अभी तक उसका कॉल नहीं आया है तुझे। फना ने अपना फोन चेक किया। वाकई में उसे विक्रम का कोई मैसेज या कॉल नहीं आया था, इसलिए वह रिलैक्स होकर निशु के साथ बातें करते हुए पार्क में घूम रही थी। फिर उन दोनों ने गोलगप्पे का ठेला देखा जो पार्क से बाहर लगा हुआ था। वहां पर जाकर उन दोनों ने गोलगप्पे खाए। फन्ना के पास जो पैसे थे उससे उसने निशु को भी गोलगप्पे खिलाए और खुद भी दिल भर कर गोलगप्पे खाए। आजकल उसकी जेब में थोड़े पैसे रहने लगे थे। उसे अब ज्यादा खर्चा नहीं करना पड़ता था। फना गप्पे खा रही थी, लेकिन उसे यह नहीं मालूम था कि शायद कोई तो है जो उसे देख रहा है। नीशु ने सर नीचे करते हुए कहा, फना, तुम उस बार में काम करना छोड़ क्यों नहीं देती? इस पर फना का मुंह बन गया। मैं भी वहां पर काम नहीं करना चाहती हूँ। जैसे ही मुझे कोई नई जॉब मिल जाएगी नाइट शिफ्ट की, मैं उसे करने लगूंगी और बार का काम छोड़ दूंगी। मुझे भी वहां जाना अच्छा नहीं लगता है। वहां पर बहुत गंदी पर्सनैलिटीज आती है और लड़कियां वहां पर कमरे में जाकर लोगों को सेटिस्फाइड करती है, अलग अलग तरीकों से। उन्हें देखकर मुझे घिन आती है। विक्रम सर जैसे भी हो, लेकिन वह मुझे हर किसी के करीब नहीं जाने देते हैं और मैं सिर्फ उनके पास ही जाती हूँ। मुझे हर एक शख्स के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ती है, इसलिए भी मैं विक्रम जी के साथ सेफ हूँ। कभी कभी तो मुझे उनसे बहुत डर लगता है। आज भी उन्होंने मुझे डांटा था और गुस्सा भी किया था मुझ पर। नीशू ने फना का गाल देखते हुए कहा, उन्होंने तुझे मारा भी है, सही कहा ना मैंने, लेकिन फिर भी तू यहाँ पर खड़ी होकर उनकी तरफदारी कर रही है, बेशर्मों की तरह। मुझे समझ में नहीं आता है कि तू उस इंसान की तरफदारी कैसे कर सकती है, जिस इंसान ने तेरे साथ इतना कुछ गलत किया है, जिसने तेरी आबरू को बर्बाद करके रख दिया है। फना की आंखों में आंसू आ गए और उसने निशु से कहा, निशु, तुम मेरी फीलिंग नहीं समझ रही। अगर मैं उस मैनेजर के अंदर रहती जो बार में काम करता है, वह अभी तक मुझे कितनों के हाथों बेच चुका होता। न जाने कितनों के साथ मुझे फिजिकल होना पड़ता और भी बहुत कुछ करना पड़ता। वहां पर लड़कियां यही सब कुछ करती है और यही उनका लाइफस्टाइल बन जाता है।
वह उसे एक्सेप्ट करके उसी को अपनी जिंदगी मानकर जीने लगती है। कॉल गर्ल का काम करती है वहां पर लड़कियां। इनडायरेक्टली वह मैनेजर लड़कियों की मजबूरी का फायदा उठाता है और उनसे यह सब कुछ करवाता है। अगर मिस्टर विक्रम मेरे करीब नहीं आते या वह मुझे नहीं मिलते तो शायद पैसों के लिए मुझे भी उन लड़कियों की तरह न जाने कितने ही मर्दों के साथ सोना पड़ता। मैं इमेजिन भी नहीं कर सकती हूँ निशु। 20 लाख रुपए कोई छोटी रकम नहीं है और उस मैनेजर ने मुझसे कहा था कि वह मेरी मदद करेगा, लेकिन उसके लिए वह मुझसे क्या करवाने वाला था, मैं यह भी जानती हूँ। मुझे समझ नहीं आता कि मिस्टर विक्रम का मेरी जिंदगी में आना मेरे लिए एक लकी चार्म था या फिर मेरी बदकिस्मती। वह सिर्फ एक है जिनके करीब मैं जाती हूँ और कुछ महीने बाद में उनसे भी आजाद हो जाऊंगी। मुझे इसमें कुछ भी बुरा नहीं लगता है निशु। सिर्फ मेरे साथ फिजिकल होते हैं और किसी भी इंसान को मुझे देखने भी नहीं देते हैं। मुझे खाने के लिए खाना भी देते हैं और सोने के लिए एक बेड भी, जहां पर मैं चैन से सो सकती हूँ। मुझे डर नहीं लगता है वहां पर। मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई भी दूसरा शख्स आकर मुझे वहां पर फोर्स करेगा या मेरे साथ जबरदस्ती करेगा। निशु ने फना को समझाते हुए कहा, मैं समझ रही हूँ फना, मैं तुम्हें ठेस नहीं पहुंचाना चाहती थी, लेकिन फिर भी मुझे उस आदमी से नफरत है क्योंकि उसने तुम्हारे साथ जबरदस्ती की थी और तुम्हें फोर्स किया था अपने साथ रिलेशन बनाने के लिए। हालांकि अब तुम दोनों ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है और एक डील हुई है तुम्हारे बीच। कुछ दिनों बाद तू उस डील से आजाद भी हो जाएगी और उसके बाद तेरी जिंदगी का क्या होगा, कभी सोचा है तूने? फना ने निशु को देखते हुए कहा। निशु, मैं इस बारे में सोचना ही नहीं चाहती। ऐसा बोलते हुए वह निशु को गोलगप्पा खिला देती है। निशु ने भी फना को गोलगप्पा खिलाया और दोनों दोस्त आपस में हंसी मजाक कर रही थीं। वही कोई और था जो निशु को गुस्से से घूर रहा था। फिर उसने फना के हाथों को देखा, जो निशु के हाथ पकड़कर पार्क में दोबारा चले गए थे। वहां पर वह दोनों वापस से वॉक कर रही थी। अभी रात के 8 बजे थे। फना टेंशन फ्री इसलिए थी क्योंकि विक्रम जी का कॉल उसे रात के 10 या 11 बजे आता था, इसलिए उसके पास अभी कुछ घंटे थे। आज शायद विक्रम उसे नहीं छोड़ेगा क्योंकि कल वह उसके करीब नहीं आया था, इसलिए वह कितना चिढ़ा हुआ था और रात में फिर भी विक्रम उसे छेड़कर ही सोया था। फना को अचानक से याद आ जाता है कि विक्रम ने कैसे उसे सुबह खींचकर थप्पड़ मारा था। फना अपने गाल पर जल्दी से हाथ रख लेती है। उसके दांत में दर्द हो रहा था। देखते ही देखते रात के 10 बज गए। फना को बहुत नींद आ रही थी और वह निशु के पास में लेटी हुई कब सो गई उसे पता भी नहीं चला। फना का फोन साइड में रिंग कर रहा था। फना इतनी गहरी नींद में थी कि उसे रियलाइज भी नहीं हुआ। सुबह के 4 बजे अचानक से फना की नींद खुली क्योंकि उसे प्यास लगी थी। फना जल्दी से उठकर बैठ गई। उसने पानी पिया, तभी उसे याद आया कि वह तो निशु के घर पर है। उसने बिना सोचे समझे अपना फोन उठाया और डर से कांप गई। विक्रम की उसे 3 कॉल आई थी। फना हड़बड़ा गई। डर से उसके माथे पर पसीने की बूंदें आ गई और हड़बड़ाहट में उसका फोन जमीन पर गिर गया और उसके मुंह से लगभग चीख निकल गई। फना ने जल्दी से अपना फोन उठाया और अपनी कांपती हुई उंगलियों से उस पर विक्रम का नंबर डायल करने लगी। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे कि विक्रम उसे पनिश करेगा, वह गुस्सा करेगा। विक्रम के गुस्से भरी आंखों को याद करके फना के दिल की धड़कन रुक जाती थी। दूसरी तरफ से कॉल पिक नहीं हुआ था तो फना दोबारा कॉल ट्राई करती है, लेकिन कॉल दूसरी बार भी पिक नहीं किया जाता है। फना अब डर रही थी कि कहीं विक्रम बिजी तो नहीं, इसलिए वह उसे दोबारा कॉल नहीं करती है और जल्दी से फ्रेश होने के लिए गई। फना से इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई? वह कैसे सो सकती है? स्टूपिड फना, तू बैल बुद्धि है। अब तुझे सर का गुस्सा बर्दाश्त करना पड़ेगा और तू जानती है ना कि वह कितना टॉर्चर करते हैं बेड पर। फना जल्दी से नहाकर बाहर आई और उसने अपने कपड़े चेंज किए। तभी उसका फोन रिंग करने लगा। फना भाग कर गई और उसने अपना फोन उठाया तो दूसरी तरफ से उसे एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। फना, तू मेरा कॉल क्यों इग्नोर कर रही हो? क्या हुआ है तुम्हें? मैं तुम्हारा दोस्त नहीं रहा क्या?
फना इस आवाज को सुनकर धीरे से बोली, तुमने कॉल क्यों किया है नीरज? नीरज ने फना की ठंडी आवाज सुनी तो बोला, फना, तुम्हें क्या हुआ है? क्यों मेरा कॉल पिक नहीं कर रही थी तुम? मैंने कितनी बार तुम्हें कॉल ट्राई किया है। अर्जेंट भी तो हो सकता था ना, तुम मुझे अवॉइड कर रही हो। फना, मैंने ऐसा भी क्या कर दिया तुम्हारे साथ? फना ने नीरज से कहा, नीरज, मेरी तबीयत थोड़ी खराब थी। बस इसलिए मैंने तुम्हें किसी भी मैसेज का और कॉल का जवाब नहीं दिया है और मैं तुम्हें अवॉइड नहीं कर रही हूँ। मैं बस काम में थोड़ी बिजी थी। मेरे होटल में पार्टी होने वाली है, इस वजह से और कोई बात नहीं है। नीरज ने कहा, तुम्हें याद है कि मैंने तुमसे कुछ कहा था? मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। तुम्हें मेरी गर्लफ्रेंड बनना होगा। यह सुनकर फना ने डरते हुए कहा, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड? तुम क्या बोल रहे हो नीरज? मतलब तुम्हें बस मेरी गर्लफ्रेंड बनने का नाटक करना होगा। मैंने तुम्हें बताया था ना कि मैं किसी लड़की से प्यार करता हूँ और उसे जलाने के लिए मुझे तुम्हारी जरूरत है और तुम बिल्कुल भी मना नहीं करोगी। फना नीरज से अभी कुछ बोलती कि तभी उसके फोन पर विक्रम का कॉल आया और बिना सोचे समझे फना ने विक्रम का कॉल पिक कर लिया। दूसरी तरफ से विक्रम की उसे गंभीर आवाज सुनाई दी, किसके साथ कॉल पर बिजी हो? फना डर गई और धीरे से बोली, सर, मैं किसी के साथ बिजी नहीं हूँ। आई एम सॉरी सर, कल मैंने आपको कॉल पिक नहीं किया। मैंने यह जानबूझकर नहीं किया था सर, मुझे माफ कर दीजिए। दूसरी तरफ से विक्रम ने बस एक बार धीमे से कहा, हम्मा। विक्रम की ऐसी आवाज सुनकर फना की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि वह समझ गई थी कि विक्रम कितने गुस्से में होगा। उसने सर नीचे कर लिया और बोली, सर सुनिए, कहाँ हैं आप? मैं अभी आ जाती हूँ। सर, आपको जो करना होगा आप कर लीजिएगा, इसकी कोई जरूरत नहीं है। दूसरी तरफ से विक्रम ने अपनी गजरती हुई आवाज में कहा। फना ने अपनी रूधी हुई आवाज में कहा, सॉरी सर, मैंने जानबूझकर नहीं किया सर। ऐसा बोलते हुए फना अपनी चाल से बाहर आ गई और ऑन्टो देखने लगी। तभी उसे दूर विक्रम की कार खड़ी दिखाई दी, जिसे देखकर फना हैरान हो गई। वही विक्रम ने कार का विंडो नीचे किया। अभी भी दोनों कॉल पर थे। फना की आंखों में आंसू आ गए और वह रोड क्रॉस कर विक्रम के पास आने लगी। फना विक्रम की कार के पास आई और उसके बाद उसने कार का डोर ओपन किया और उसके अंदर खुद ही बैठ गई। कार के अंदर कोल्ड वाइब थी, जिससे फना को हल्की सी ठंड लगी और उसने विक्रम की आंखों में देखा। कार में धुआं भरा हुआ था। फना विक्रम के करीब आई और उसके फेस पर अपना कांपता हुआ हाथ रखते हुए बोली, सर। उसी वक्त कार के सन्नाटे को तोड़ते हुए फना का फोन रिंग करने लगा। वह कॉल किसी और का नहीं, नीरज का था। विक्रम ने फना के फोन की स्क्रीन पर जैसे ही देखा, उसकी आंखें गुस्से से जलने लगी। विक्रम की गहरी नजरें तो सिर्फ और सिर्फ फना के फोन पर थी, जिस पर नीरज नाम फ्लैश हो रहा था। जाहिर तौर पर नीरज नाम एक लड़के का ही होगा, एक लड़की का नहीं। फना का फोन बिजी क्यों आ रहा था? विक्रम को अब इसका जवाब मिल चुका था। विक्रम की आंखों में वह नाम जैसे छप सा गया था। उसने फना की तरफ देखा। फना ने जल्दी से अपने फोन को उठाकर कॉल कट कर दी और फोन साइलेंट पर करते हुए विक्रम को देखकर धीरे से बोली, सॉरी सर, डिस्टरबेंस के लिए। विक्रम ने फना को इतनी नॉर्मली बिहेव करते हुए देखा तो उसका खून खौल गया। वह उसे कोई सफाई नहीं दे रही, बल्कि उसे एक्सप्लेन कर रही थी। विक्रम ने अपने हाथ में डिस पकड़ा हुआ था, जिसे वह अपनी उंगलियों से मूव कर रहा था। फना ने अचानक से महसूस किया कि कार में तापमान गिरने लगा है। उसे ठंड सी लगी, शायद क्योंकि सुबह के 5 बज रहे थे। फना के दिमाग में तो यह चल रहा था कि विक्रम इतनी सुबह सुबह चोल के बाहर के रोड पर कार में क्यों बैठा हुआ है। क्या बस उसका वेट कर रहे थे? फना ने विक्रम का कॉल पिक नहीं किया था रात में, और इसकी वजह विक्रम को अब समझ में आ चुकी थी। विक्रम साइलेंट होकर बैठा हुआ था। इधर फना विक्रम को देखकर डर से सर नीचे कर लेती है। उसे तो अभी तक समझ नहीं आया कि विक्रम ने उसे अपनी बाहों में क्यों नहीं भरा, क्योंकि विक्रम ऐसा शख्स था जो उस पर तुरंत झपट पड़ता था। ड्राइवर ने कार स्टार्ट कर दी। कार जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी, फना सिकुड़ती जा रही थी। उसे ऐसा फील हुआ कि उसके साथ कुछ तो होने वाला है।
पूरे रास्ते में विक्रम ने फना से एक लफ्ज नहीं कहा था। इधर फना का गला सूख रहा था और उसके दिल की धड़कनें तेज हो गई थी। उसने विक्रम की तरफ एक नजर देखा और फिर धीरे से बोली, सर सुनिए। लेकिन विक्रम जब रिस्पांस नहीं करता तो फना खामोश हो जाती है। विक्रम की आंखें बंद थीं और वह अपना सर लेदर सीट पर टिकाकर बैठा हुआ था। उसके हाथ में जो डाइस क्यूब था उसके साथ वह प्ले कर रहा था। फना वहां पर बैठी हुई थी और कब उसकी आंख लग गई उसे पता भी नहीं चला। विक्रम के कानों में जब भारी सांसों की आवाज गई तो उसने तिरछी नजरों से फना की तरफ देखा, जो सो गई थी। यह देखकर विक्रम की आंखें छोटी हो गई। फना लेदर सीट पर धीरे धीरे कर फिसलते जा रही थी। वह बच्चों की तरह खुद को खुद में समेट कर सो रही थी। उसके इस तरीके के सोने के तरीके को देखकर विक्रम सोच में पड़ गया, मानो वह खुद को ही प्रोटेक्ट कर रही हो। वह डर रही हो। विक्रम ने एक नजर फना को देखा और फिर उसका सर अपने शोल्डर पर रख दिया। फना ने अपना हाथ विक्रम की चेस्ट पर रखा और उसके कोट को पकड़कर गहरी नींद में सो गई। थोड़ी ही देर में वह लोग विक्रम के अड्डे पर पहुंच गए। विक्रम कार से बाहर आया और उसके हाथों में नाजुक सी फना थी। उसका वजन इतना हल्का था कि विक्रम को कुछ फील ही नहीं होता था। फना की नींद जब दोबारा खुली तो वह बेड पर थी। खुद को बेड पर देख वो हड़बड़ा कर उठ गई। उसने जल्दी से इधर उधर देखा तो कमरे में कोई भी नहीं था। फना ने जब अपने बदन पर कपड़ों को देखा तो उसे अजीब लगा, क्योंकि जब भी वह विक्रम के कमरे में होती थी तब उसके बदन पर एक भी कपड़ा नहीं होता था। विक्रम उसे अपने पास कभी भी कपड़ों में नहीं रहने देता था। सर कहाँ गए? ये सोचकर ही वह जल्दी से उठ गई और उसने सबसे पहले टाइम देखा तो 6 बज गए थे। फना ने अपना पैर बेड के नीचे रखा और फिर वह कमरे से बाहर जाने ही वाली थी विक्रम को ढूंढने के लिए। उसे मालूम चल गया था कि विक्रम उससे नाराज हो गया है। अगर वह ऐसे ही उससे गुस्सा रहा तो फना को आगे जाकर प्रॉब्लम हो सकती है। विक्रम को गुस्सा दिलाने का रिस्क नहीं ले सकती थी वह, वरना वह पनिश करेगा उसे। तभी उसे बाथरूम से शावर की आवाज आती है तो फना अपने कदम उसे तरफ बढ़ाने लगी। फना ने देखा तो विक्रम शॉवर के नीचे खड़ा हुआ बाथ ले रहा था। फना ने अपने हाथों की मुट्ठी बना ली। थोड़ी देर तक तो वह खुद से ही लड़ रही थी कि क्या उसे अंदर जाना चाहिए। अगर विक्रम ने कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया तो वह 20 लाख रुपए उसे कहाँ से लाकर देगी। विक्रम उसका बॉस था, उसकी पूरी जिंदगी को कंट्रोल कर रहा था। फना यह सोचकर डर जाती है। वह जल्दी से विक्रम के पास गई और उसे पीछे से हक कर लिया और धीरे से बोली, सर मेरी बात तो सुनिए, क्या हुआ है आपको? विक्रम ने अपना सर नीचे किया और फना के छोटे छोटे हाथों को देखा जो उसके चेस्ट पर थे। विक्रम के साथ साथ फना भी उस शावर के नीचे भीगने लगी। फना ने विक्रम की